हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने ऑप्टिक्स का जो है सेकंड लेक्चर पढ़ चुके हैं। जो सेकंड लेक्चर लास्ट था आपका, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये सब चीज़ें हमने उसमें की थी। आज जो है हमारा टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, जो फर्स्ट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। तो पहले हम एक कंपाउंड स्लैब के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। अब कंपाउंड स्लैब क्या होती है, तो कंपाउंड स्लैब दो डिफरेंट मटेरियल से बनाई जाती है। जैसे हमने ग्लास स्लैब पढ़ा है, ग्लास स्लैब आपकी सिर्फ ग्लास से बनी होती है, एक उसमें मटेरियल होता है, ठीक है। उसकी कुछ थिकनेस होती है, कुछ लेंथ होती है, कुछ ब्रेथ, सब कुछ उसमें। तो कंपाउंड स्लैब क्या होती है, कंपाउंड स्लैब भी ग्लास स्लैब की तरह ही होती है, लेकिन उसमें जो है दो डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करके हम बनाते हैं। एक मटेरियल दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसिटी का होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो एक की कम होगी, दूसरे की ज्यादा। तो मतलब एक रेयर मीडियम होगा कंपैरिजन टू सेकंड, और दूसरा डेंसर मीडियम। तो जो आपकी कंपाउंड स्लैब है वो ग्लास स्लैब की ही तरह होती है, लेकिन उसमें मटेरियल्स क्या होते हैं, दो टाइप के मटेरियल। तो उससे रिफ्लेक्शन लाइट का कैसे होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है हमारे पास, देखो, एक फर्स्ट मटेरियल आपके पास मान लो ये हो गया, जैसे आपकी ग्लास स्लैब होती है, सिमिलरली कंपाउंड स्लैब, बस कंपाउंड स्लैब में दो मटेरियल है। तो एक ये हो गया, और हमने दूसरा जो है सेम थिकनेस का, सेम आपके पास, तो सेकंड जो है ये हमारे पास सेकंड मटेरियल है जो यूज किया गया है इसके लिए, कंपाउंड स्लैब के लिए। ओके, तो अब लाइट का जो रिफ्रैक्शन है यहाँ पर किस तरह से होगा वो आपको देखना है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ अब हमारे पास थ्री मीडियम्स हो गए। ये मीडियम फर्स्ट होगा जो कि आपका एयर है, ठीक है। ये जो आपके पास मीडियम सेकंड है, जो मटेरियल है आपके पास कंपाउंड स्लैब का, और ये थर्ड मीडियम, ठीक है। तो ये मीडियम एयर है मतलब रेयरर है, फिर आपके पास ये ग्लास मतलब ये डेंसर है, इससे ज्यादा डेंसर आपका मीडियम थर्ड है, क्लियर। तो यहाँ पे मीडियम फर्स्ट रेयरर है, सेकंड मीडियम जो है उसके कंपैरिजन में डेंसर है, थर्ड मीडियम जो है इन दोनों के कंपैरिजन में डेंसर। तो ये जो है कंपाउंड स्लैब है। अब लाइट का जो रिफ्रैक्शन है इसके थ्रू कैसे होगा वो हमें पढ़ना है। तो मान लो इस साइड से हमारे पास एक रे आई, इंसिडेंट रे। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट पे हम एक क्या डालेंगे, यहाँ पर आपका एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 हम लिख लेंगे। रे को जाना था स्ट्रेट अगर मीडियम एक ही होता तो, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, इसके कंपैरिजन में डेंसर है, जो मीडियम फर्स्ट है ये रेयर, इसके कंपैरिजन में डेंसर। तो रे जो है वो स्ट्रेट ना जाकर क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आपके पास सीधी ना जाकर ये रे आपकी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये सेकंड ये हो गई, ये रे यहाँ आएगी, जब मीडियम थर्ड में इंटर करेगी तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल डालेंगे। इस पॉइंट पर आपके पास ये नॉर्मल है, ठीक है। तो रे अब ये मीडियम थर्ड, मीडियम सेकंड के कंपैरिजन में क्या है, डेंसर है। तो ये इसके कंपैरिजन में जो मीडियम सेकंड है वो रेयरर है, तो ये रेयरर ये डेंसर। तो रे क्या करेगी, फिर दोबारा से बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, और ये जो रे है आपके पास ये बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ये और ज्यादा बैंड हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस नॉर्मल के साथ ये जो रे एंगल बनाएगी दिस एंगल इज I2, और यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एंगल जो बनाएगी दिस एंगल इज R2।
फर्स्ट आपके पास मान लो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर आपका ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे फर्दर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये आपका थर्ड पॉइंट है सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट पे जो है यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो रे जो है अब मीडियम थर्ड से बाहर निकलेगी, तो मीडियम थर्ड से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर लाइट का फर्दर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन जो होगा तो यहाँ पर लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, तो मीडियम थर्ड, फिर वापस से आपका मीडियम फर्स्ट आ जाएगा। थर्ड मीडियम डेंसर है और जो मीडियम फर्स्ट है वो आपका रेयर है, तो रे क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो यहाँ ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज I3 एंड दिस एंगल इज R3। ठीक है, तो ये जो बाहर जा रही है रे, दिस इज इमर्जेंट रे, जो कि हमने ग्लास लैब में पढ़ा था। ओके, तो ये इस तरीके से जो है कंपाउंड स्लैब के थ्रू जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, इसका जो है 3 पॉइंट्स के ऊपर रिफ्रैक्शन है। एक बार फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर करेगी तब, फिर सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम में इंटर करेगी तब रिफ्रैक्शन होगा, और फिर थर्ड से वापस फर्स्ट में इंटर करेगी तब रिफ्रैक्शन होगा। तो 3 टाइम्स इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। अब इसके लिए हमें जो है स्नेल्स लॉ लगाना है। किस तरीके से हम सोल्व करेंगे आगे देखो इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो ए पॉइंट पर हो रहा है, तो फॉर या एट ए पॉइंट बाय स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जो आपके पास रे आ रही है वो फर्स्ट मीडियम से आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए मान लिया, म्यू 1 मान लिया हमने, म्यू 1, सेकंड का म्यू 2, थर्ड का म्यू 3, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया हमने। तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब रेज आ रही है तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट मीडियम में एंगल बन रहा है I1, तो इनटू में क्या आ जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू सेकंड मीडियम में ए पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू 2, तो म्यू 2 इनटू में साइन R2 सॉरी R1। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन I1 अपॉन में साइन R1, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे, तो साइन I1 ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो साइन R1 इधर क्या बचेगा म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। ठीक है, और ये जो आपके पास चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन I1 अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू, ये क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, क्योंकि नीचे जो है उसके रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट मीडियम से रे आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे लिख ले, या फिर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर, तो यहां से ये जो आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, अब आप आ जाओ बी पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट पे जो रे है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, तो बी पॉइंट पे ये रे आ रही है जो कि मीडियम सेकंड में है, और कहां जा रही है मीडियम थर्ड में, तो सेकंड मीडियम में जो एंगल बन रहा है I2 और थर्ड में जो बन रहा है एंगल R2। तो बी पॉइंट पर हम क्या लगाएंगे स्नेल्स लॉ, एट बी पॉइंट बाय स्नेल्स लॉ। तो बी पॉइंट पे जो है हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पर रे कहां से आ रही है मीडियम सेकंड से, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 मल्टीप्लाई सेकंड में बनने वाला एंगल I2, तो साइन I2 इज इक्वल टू थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3 इनटू में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे ये रे बी पॉइंट के लिए आपका R2, तो साइन R2, तो वही आपका इंसिडेंस एंगल ऊपर साइन I2 अपॉन में साइन R2, ये जो R2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा म्यू 3 अपॉन में म्यू 2।
तो यहाँ से इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन I2 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड का, नीचे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, या आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो ये जो है हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सिमिलरली अब आप सी पॉइंट पे आ जाओ, एट सी पॉइंट बाय स्नेल्स लॉ। तो सी पॉइंट के लिए जो है स्नेल्स लॉ लगाओ। सी पॉइंट के लिए रे कहां से आ रही है, मीडियम थर्ड से, कहां जा रही है, मीडियम फर्स्ट में। तो सी पॉइंट के लिए आपके पास थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, तो थर्ड का कितना है μ3 मल्टीप्लाई एंगल कितना है यहाँ पे I3, तो साइन I3 इज इक्वल टू कौन से मीडियम में जा रही है, मीडियम फर्स्ट में, तो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1 इनटू में साइन एंगल कितना है R3, तो यहां से क्या आ जाएगा साइन I3 अपॉन में साइन R3 इज इक्वल टू, ये चीज जो μ3 है इधर चला जाएगा, μ1 अपॉन में μ3, तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन I3 अपॉन साइन R3 इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ3, मतलब μ1 फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड के, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू थर्ड। ठीक है, तो यहां पर आपके पास μ13 या फिर आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू थर्ड। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज थर्ड इक्वेशन, तो यहां से हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, सिंपल है, हमने ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया, बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया, ये आया, सी पॉइंट पर जो स्नेल्स लॉ लगाया ये आया। ओके, अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो नॉर्मल है, ये मान लो नॉर्मल फर्स्ट है, ये वाला नॉर्मल आपका सेकंड है, और ये वाला नॉर्मल आपका मान लो थर्ड है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नॉर्मल जो है वो सेकंड नॉर्मल के क्या है, पैरेलल है। अगर आप इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल सेकंड दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो ये जो लाइन है ए बी, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर हमारे पास ये एंगल R1 और ये एंगल I2 बोथ आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसी तरीके से नॉर्मल सेकंड नॉर्मल थर्ड ये दोनों पैरेलल है, तो इनके लिए जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो ये आपकी BC। तो यहाँ जो एंगल है R2 और यहाँ जो एंगल है I3, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। और इसी तरीके से आपके पास क्या है, हमने क्लास लैब जब पढ़ा था तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब R1 I2 के इक्वल, R2 I3 के इक्वल और R3 I1 के इक्वल। क्लियर, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, हेयर क्या आ जाएगा आपके पास, R1 किसके इक्वल, I2 के इक्वल, R2 किसके इक्वल, I3 के इक्वल, एंड R3 ये किसके इक्वल, I1 के इक्वल। क्लियर, तो यहां से ये जो एंगल है आपके पास इक्वल होंगे, तो यहां से ये जो वैल्यूज है R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज हम यहां इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ R1 R2 एंड R3 इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, R1 की, तो क्या हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 की जगह कितना आ जाएगा I2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी R1 की वैल्यू पुट करने के बाद में, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन में R2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, R2 की जगह आप पुट कर दो, तो R2 की जगह कितना आएगा I3,
I3 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5। और इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, साइन I3 अपॉन साइन R3 की जगह, R3 की जगह कितना है I1, तो I1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद थर्ड। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, I1 की वैल्यू R1 की वैल्यू पुट की यहाँ पे R2 की वैल्यू और यहाँ पर R3 की वैल्यू। तो ये तीन इक्वेशन आपके पास नहीं बन गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम किस किस इक्वेशन को, फोर्थ को, फिफ्थ को एंड सिक्स्थ को। तो फोर्थ के लेफ्ट साइड में क्या है, तो फोर्थ के जो लेफ्ट साइड में है दैट इज साइन I1 अपॉन साइन I2 मल्टीप्लाई फिफ्थ के लेफ्ट में क्या है, साइन I2 अपॉन साइन I3 मल्टीप्लाई इसके लेफ्ट में क्या है, साइन I3 अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू, सबके राइट में क्या है, फोर्थ के राइट में, फिफ्थ के राइट में, सिक्स्थ के राइट में। तो फिफ्थ के राइट में, फोर्थ के राइट में है म्यू 2 1 मल्टीप्लाई म्यू 3 2 मल्टीप्लाई म्यू 1 3। ठीक है, तो यहां से साइन I2 से साइन I2 कैंसिल, साइन I3 से साइन I3 कैंसिल, साइन I1 से साइन I1 कैंसिल। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो है क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां पर आपके लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू, इधर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। तो यहां से हमारे पास ये चीज बन जाएगी, इसको राइट में लिख लो 1। तो ये आपके पास बन जाएगी सेकेंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई थर्ड का सेकेंड के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट का थर्ड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम जो है ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास मान लो जैसे ये निकालना हो आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब म्यू 3 2 निकालना थी। ये दोनों चीजें जो है क्या चली जाएंगी, इसके नीचे चली जाएंगी। ठीक है, तो यदि यहां से हम ये निकालना चाहते हैं, यदि आप इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड। क्योंकि हमारे पास जो है इन मटेरियल्स का फर्स्ट मीडियम जो एयर है, तो एयर के रेस्पेक्ट में हमें मालूम है, तो उनकी वैल्यूज अगर आपको मालूम है एयर के रेस्पेक्ट में, तो आप उनकी वैल्यूज यहाँ पुट करके जो थर्ड मीडियम है इसका सेकंड के रेस्पेक्ट में वो क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है आपको याद रखनी है। इस रिलेशन की हेल्प से आप जो इन दोनों मीडियम का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम निकाल सकते हैं। यदि आपको ये पता है कि मीडियम सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या है और मीडियम थर्ड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, अगर आपको ये पता है मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? कंपलसरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसमें आपको ये करना। क्लियर? तो ये हो गया। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई हो या एसबीएसई हो या आपके पास आईएससी कोई सा भी बोर्ड हो,
सभी बोर्ड के अंदर जो है ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स तो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो टॉपिक को ध्यान से समझना। क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ क्या है? देखो, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि हम एक बॉल ले, कोई भी बॉल, ठीक है, इसको आप एक सरफेस पे रख दो कहीं पर, मतलब फर्श के ऊपर हमने एक बॉल है उसको रख दिया, और इस बॉल के अंदर एक सिक्का हमने रख दिया, ठीक है, और आप मान लो इस बॉल के नजदीक यहां पर खड़े हैं इस जगह पर, और अगर हम इस सिक्के को देख रहे हैं, यहां से आप इस सिक्के को देख रहे हो, ये जो सिक्का है आपको कॉइन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर हम इस बॉल से दूर चले जाएं, पीछे की तरफ धीरे धीरे दूर जाते जाएं, और दूर जाते जाएंगे तो आपके पास धीरे धीरे जैसे दूर जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा, मान लो आप यहां पहुंच गए, जैसे पीछे जाते गए और आप यहां पर पहुंच गए, पीछे जाते जा रहे हैं इस बॉल से दूर और आप यहां पहुंच गए, यहां पहुंचते ही आपको सिक्का जो है वो दिखना बंद हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अपने किसी फ्रेंड से आप बोलेंगे कि इसके अंदर जो है आप पानी डाल दो बिना इसको हिलाए, क्योंकि यहां से आपको ये जो सिक्का है ये दिखाई नहीं दे रहा है। जब वो आपका फ्रेंड इसमें पानी भर देगा बॉल के अंदर, तो जिस पोजीशन से आपको ये सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था, अब आपको उस पोजीशन से वो सिक्का जो है वो दिखाई दे जाएगा। आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा क्यों होगा? तो यहां जो है आपके पास जैसे ही पानी डालेंगे तो जो सिक्का है ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वाटर के थ्रू जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो सिक्का है वास्तव में यहां रखा है, लेकिन पानी डालने के बाद में आपको ये सिक्का यहां दिखाई देगा, और आप जहां से नहीं देख पा रहे थे सिक्के को, वहां से आपको ये सिक्का दिखाई दे जाएगा। मतलब लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से इस कॉइन की जो पोजीशन है, जो अपैरेंट पोजीशन है, रियल में कॉइन यहीं रहेगा, लेकिन इसकी जो अपैरेंट पोजीशन है वो आपको यहां दिखाई देगी। तो ये किस वजह से हुआ? लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। तो सिक्के की जो रियल डेप्थ है, वास्तव में जो गहराई है आपके पास इस बॉल में सिक्के की, यहां वो रियल डेप्थ होती है, और जहां ये आपको दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ, दैट इज अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना। ऐसा ही जैसे हम स्विमिंग पूल में होते हैं, तो स्विमिंग पूल के बाहर जो भी खड़ा है उसको स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है नीचे का, तो पानी के अंदर से जब देखता है तो उसको जो फ्लोर है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसको लगता है कि ये कम गहरा है, ठीक है। तो वो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो जो लाइट का रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से जो आपके पास स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है वो थोड़ा सा एक्चुअल जहां होता है उतना ना दिख के उससे ऊपर दिखाई देता है। तो जो रियल डेप्थ है वो आपको दिखाई नहीं देती है। अगर हम ओब्लिकली उसको देखते हैं, साइड से उसको देखते हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पर जैसे आपका जो सिक्का है ये रियल में इतनी गहराई पर है, लेकिन जब आप पानी डालते हो तो ये आपके पास इतना यहाँ दिखाई देता है। तो मतलब ये जो डेप्थ है दिस इज अपैरेंट डेप्थ, और ये जो है रियल डेप्थ। तो इसको टॉपिक को हम समझते हैं अच्छे से किस तरीके से। देखो यहाँ पर हमने जो है एक मीडियम ले लिया वाटर, तो हमने यहाँ पर जो है एक मीडियम हमने क्या ले लिया, वाटर, ठीक है। दिस इज वाटर, वाटर है ये, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू हमने मान लिया, ठीक है।
यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पॉइंट हमारे पास O, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इससे जो है रेज आ रही हैं। तो यहां ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे मान लो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये जो मीडियम है आपका एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू ए, तो एक रे बिल्कुल नॉर्मल जाती है, तो जो रे नॉर्मल जाएगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो रे क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक रे ये हो गई, ठीक है। अगर कोई दूसरी रे जो है इस ऑब्जेक्ट से जा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास मान लो ये पॉइंट है ए पॉइंट, कोई दूसरी रे जो है वो इस ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में जा रही है, सेकंड रे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल डालेंगे, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस पॉइंट इज बी। तो ये बी पॉइंट के लिए इधर से रे आ रही है, दिस इज नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे। तो यहां पर जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा एंगल आई। तो यहां जो आपके पास एंगल आई हो जाएगा। लाइट जो है अब वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर जो है दिस इज डेंसर मीडियम और एयर जो है रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्ट्रेट तो ये जाएगी नहीं, क्या होगी, डेंसर से रेयर में जब रे ट्रेवल करती है तो वो क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये रे आपकी नॉर्मल से दूर सीधी जानी थी, ये इसका स्ट्रेट पाथ था। अगर वाटर ही रहता तो मीडियम सेम रहता, लेकिन ये आपके पास एयर मीडियम है, सेकंड मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो ये रे सीधा ना जाकर ये रे आपके पास थोड़ी सी बैंड हो जाएगी इधर। तो ये रे आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, जो रिफ्रैक्टेड रे है ये। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां से यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है इसको अगर देख रहा है ओब्लिकली, इससे रेज को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि जो ये रे है, ये रे क्या कर रही है, यहां से कहीं से आ रही है। पीछे जो रे है ये आपके पास इधर से कहीं से ये रे उसको आती हुई दिखाई देगी। मतलब जो है ये ऑब्जेक्ट जो है उसको ये यहां इस पॉइंट पर दिखाई देगा, ओ डैश पॉइंट पर, ठीक है। तो ये कोई देख रहा है पर्सन, तो उसको जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिखकर कहां दिखाई देगा, यहां पर। तो इस ऑब्जेक्ट की ये जो डेप्थ है यहां से यहां तक, दिस डेप्थ इज कॉल्ड रियल डेप्थ, जो कि उसकी वास्तव में कितना वो गहराई पे रखा है। तो ए ओ जो है दिस इज रियल डेप्थ, और ए ओ डैश ये वाली जो है ए ओ डैश ये है आपके पास अपैरेंट डेप्थ, दिस इज अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ को मान लो हमने x मान लिया और अपैरेंट डेप्थ को हमने यहाँ पे y मान लिया। तो ये है हमारे पास रियल एंड अपैरेंट डेप्थ की ऑब्जेक्ट जो है वास्तव में यहाँ पे रखा है, लेकिन लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हमें अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि कैसे क्या आपके पास आगे टॉपिक है। तो बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन का। तो ए पॉइंट पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा, कहां पर हो रहा है, बी पॉइंट पर। तो एट बी पॉइंट, जो बी पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे हम लगाएंगे क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ, बी पॉइंट के लिए रे कहां से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ये रे कहां ट्रेवल कर रही है, कौन से मीडियम में, वाटर में। वाटर कैसा है, डेंसर।
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई वाटर में एंगल कितना बन रहा है, आई, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू, इधर फिर ये रे कहां जा रही है, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ए मल्टीप्लाई बाई साइन, एंगल कितना है यहां पर एयर के अंदर आर, तो साइन आर। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये जो है म्यू डब्ल्यू इंटू में साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू में साइन आर, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन आई, साइन आर को इधर ले आओ अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहां देखो, यहां ये जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो, एक तो ए ओ बी जो बड़ी वाली है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक है ए ओ डैश बी ये छोटी वाली। तो यहां पर अगर ये एंगल जो है आई है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में से कौन सा एंगल आई होगा, आपको ये देखना है। तो देखो, ये जो नॉर्मल है और ये जो रे है, दोनों क्या है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से और आगे बढ़ा देते हैं तो ये आपके पास पैरेलल है, और ये वाली जो है आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये जो एंगल है जो ओ पर बनेगा, दिस एंगल इज आई, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ये जो एंगल है आर, तो यहां पर ये एंगल आर है, तो ये रे जो है आपके, ये जो आपके पास नॉर्मल और ये रे पैरेलल है, ये वाली जो रे स्ट्रेट आपके पास, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल्स के लिए। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक एंगल आपका ये बन रहा है, तो इस साइड में जो यहाँ एंगल बनेगा दिस एंगल इज आर। जैसे हमारे पास दो पैरेलल साइड्स अगर होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बनता है उतना ही एंगल ये होगा। यहाँ अगर एंगल आर है तो ये एंगल आर होगा। दीज आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे। तो अब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स लेनी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, पहले बड़ी वाली लेते हैं, ए ओ बी। राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में ये एंगल आई है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ए बी, दिस इज परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर। तो ए बी जो है इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ए ओ क्या है, बेस है। बी ओ क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हमें यहां पर साइन आई की वैल्यू निकालनी। तो साइन आई, तो साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है इस ट्रायंगल में, ए ओ बी में, ए बी। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, बी ओ। दिस इज साइन आई, ए बी अपॉन में बी ओ। अब दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम, दूसरी छोटी वाली कौन सी, ए ओ डैश बी। इसमें एंगल आर, आर के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ए बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर। ए ओ डैश बेस, और ये ओ बी डैश ओ डैश बी हाइपोटेनियस। तो यहां से हम निकालेंगे साइन आर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ डैश या ओ ए डैश बी, ए ओ बी आपके पास, या फिर आपके पास लिख लो ए ओ डैश बी। तो जो भी आपकी ट्रायंगल है ये, इसमें एंगल 90 डिग्री जो होता है उसको हम बीच में लेते हैं। तो आप इसमें ओ डैश ए बी लिख लो, ओ डैश ए बी, इसमें ओ ए बी लिख लो, ओ ए बी।
तो O डैश ए बी इस ट्रायंगल में हमारे पास ये R है, R के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हमें साइन R निकालना है, तो साइन R वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा यहाँ पर AB अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल का AO डैश B का, O डैश B या BO डैश BO डैश, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन R की वैल्यू। क्लियर? तो यहां हमने जो साइन I है साइन R है दोनों निकाल लिया है, पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ साइन I एंड साइन R इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा AB अपॉन में ऊपर पहले साइन I, तो साइन I AB अपॉन में BO डिवाइडेड बाई साइन R AB अपॉन में BO डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। AB से AB कैंसिल, BO डैश ऊपर चला जाएगा तो BO डैश अपॉन में BO इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब BO डैश कितनी वैल्यू है मालूम नहीं, BO कितनी वैल्यू है ये भी मालूम नहीं, तो यहां पर अब एक अजम्पशन कंसीडर करेंगे, एक अजम्पशन मानेंगे, अज्यूम करेंगे क्या चीज, इफ B पॉइंट लाइज नियर A पॉइंट, B जो पॉइंट है अगर ये A पॉइंट के नजदीक लाई करे, किस तरीके से, तो देखो जैसे आपके पास यहां पर दिस पॉइंट इज A, इधर ये B पॉइंट है, अगर ये B पॉइंट इतना दूर ना होकर ये B पॉइंट इस A के नजदीक हो, मान लो यहां पर हम B पॉइंट को ले ले, जो आपके पास B पॉइंट है उसको अगर हम बिल्कुल नजदीक इसके ले ले तो क्या होगा, यहां आपके पास O डैश, यहां आपके पास O, तो BO ये और BO डैश ये, तो अगर आपका B पॉइंट A के बहुत क्लोज अगर लेते हैं हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो BO डैश या BO डिस्टेंस है ये किस किस के इक्वल हो जाएगी, तो जो BO डैश है ये वाली डिस्टेंस, जो B से O डैश के बीच की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस नियरली इक्वल हो जाएगी किसके, AO के, AO डैश के, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी कब, जब B पॉइंट A के बहुत नजदीक होगा, तो ये हो जाएगा, और BO जो डिस्टेंस है BO, B से लेकर O की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, A से O तक की जो डिस्टेंस है। तो अगर हम B पॉइंट को बहुत क्लोज मानते हैं तो हमारे पास जो BO डिस्टेंस है B से O की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, नियरली इक्वल टू AO, और BO डैश है वो नियरली इक्वल टू हो जाएगी AO डैश। ये अजम्पशन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो BO को हम क्या लिखेंगे AO और BO डैश को AO डैश, तो देन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन सेकंड हो जाएगी BO डैश, इसकी जगह आ जाएगा AO डैश अपॉन BO, इसकी जगह आ जाएगा AO इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो AO डैश कितना है Y अपॉन AO दैट इज X इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है वो वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में पता है, और यहां पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो Y अपॉन X इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहां किसका है एयर का, वाटर के रेस्पेक्ट में है, तो 1 अपॉन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
तो यहां से हमारे पास जो y है दैट इज इक्वल टू x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये जो आएगी आपकी y, दिस इज अपैरेंट डेप्थ, और x जो है दिस इज रियल डेप्थ, और म्यू डब्ल्यू ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहां पर y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और आती है छोटी सी, नॉर्मल शिफ्ट, जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो आपका एग्जाम होते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, तो यहां नॉर्मल शिफ्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ओ पर है और ओ डैश पर दिख रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ओ डैश, ओ से ओ डैश की ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट, कितना ऊपर दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। तो ओ डैश कैसे निकालेंगे हम, हमें ओ डैश निकालनी है। अगर आपको रियल डेप्थ पता है, अपैरेंट डेप्थ पता है, तो रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, मतलब आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए ओ में से ए ओ डैश माइनस कर देंगे, तो ओ डैश इज इक्वल टू ए ओ इज द एक्स, माइनस में ए ओ डैश इज वाई, तो ओ डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वाई की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है, एक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां से x को हम कॉमन निकाल लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट क्या है, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ये, तो ये आपका रियल एंड अपैरेंट डेप्थ है। क्लियर। तो यहां तक इसमें आपको करना है। टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपको इसमें आपको ये 2 टॉपिक्स कवर करते हैं। ओके।